निर्माण आईएएस के यूट्यूब चैनल पर मैं नवीन प्रताप तंवर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आइए शुरू करते हैं आज के हमारे करंट अफेयर पे आधारित एमसीक्यूज़। आज का हमारा पहला प्रश्न है, देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना पीएमबीजेपी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, स्कीम का उद्देश्य विशेष रूप से गरीब एवं वंचित लोगों के आउट ऑफ द पॉकेट खर्चों में कमी लाना है। दूसरा, स्कीम का मिशन चिकित्सकों के जरिए जेनरिक दवाइयों की मांग को सृजित करना है। तीसरा, स्कीम के तहत उपलब्ध कराई गई दवाइयों की प्रबलता अर्थात उनकी पोटेंसी ब्रांडेड दवाइयों की तुलना में अधिक पाई जाती है। अब आपको बताना है कि प्रधानमंत्री जन औषधि परियोजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है और ऑप्शन ए, बी, सी या डी में से सही उत्तर क्या होगा। उम्मीद कर रहा हूं कि आप सभी लोग इसका सही जवाब देंगे। कई बार चर्चा हो चुकी है स्कीम पे और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी का मतलब स्टेटमेंट 1 करेक्ट है, सेकंड करेक्ट है और थर्ड रॉन्ग है। अब देखते हैं पहले स्टेटमेंट को। तो स्कीम का उद्देश्य विशेष रूप से गरीब और वंचित लोगों के आउट ऑफ द पॉकेट एक्सपेंडिचर को कम करना है, बिल्कुल सही है। तो इसमें देखो ये सभी के लिए है स्कीम, लेकिन पर्टिकुलरली जो पुअर और जो जितने भी डिसएडवांटेज ग्रुप के लोग हैं उनके आउट ऑफ द पॉकेट एक्सपेंडिचर को कमी लाना इसका एक उद्देश्य है। अगर बात करें इसके मिशन की, तो स्कीम के मिशन में साफ साफ लिखा है कि इसमें चिकित्सकों के जरिए जेनरिक दवाइयों की मांग को सृजित करना है, कि वो लोगों को रिकमेंड करे जो मेडिकल प्रैक्टिशनर्स है कि आप इस तरह की दवाइयाँ ले। ये स्कीम का एक मिशन है। तीसरा स्टेटमेंट इसलिए गलत है कि स्कीम के तहत उपलब्ध कराई गई दवाइयों की जो पोटेंसी है वो ब्रांडेड दवाइयों की तुलना में अधिक पाई जाती है। नहीं, अधिक नहीं पाई जाती। ब्रांडेड जो दवाइयाँ है उन्हीं के समान इनकी पोटेंसी होती है, उनके इक्वल पोटेंसी है, ये बात याद रखेंगे हम। अब देखते हैं इस प्रश्न को बनाया क्यों गया। ये देखिए, पीआईबी में प्रकाशित खबर है 30 अप्रैल। इसमें क्या लिखा है, जन औषधि केंद्रों तक पहुंचने के लिए 3,25,000 से अधिक लोग जन औषधि सुगम मोबाइल ऐप का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो एक तरह की जो ऐप बनाई गई है जिससे कि लोगों की जो जन औषधि योजना है उसके तहत लोगों की पहुंच सुनिश्चित हो, किस तक, इन जेनरिक दवाइयों तक जो इस स्कीम के तहत जन औषधि केंद्रों द्वारा प्रदान की जा रही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, सिर्फ 3 लाइन पढ़ेंगे। 3,25,000 से अधिक लोग जन औषधि सुगम ऐप का उपयोग कर रहे हैं और इस डिजिटल तकनीक का उपयोग करके लोगों के जीवन को आसान बनाने के लिए रसायन और उर्वरक मंत्रालय के फार्मास्यूटिकल विभाग के अंतर्गत भारत फार्मा पीएसयू ब्यूरो द्वारा प्रधानमंत्री जन औषधि योजना के लिए इस मोबाइल एप्लीकेशन को विकसित किया गया। तो ये जन औषधि सुगम मोबाइल ऐप महत्वपूर्ण रहेगी हमारे लिए। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, ब्यूरो ऑफ फार्मा, यहाँ इसको फार्मा लिखेंगे, पीएसयू ऑफ इंडिया अर्थात बीपीपीआई के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, बीपीपीआई स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन फार्मास्यूटिकल विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करता है। दूसरा, बीपीपीआई प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना की एक क्रियान्वयन एजेंसी है जिसे सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत एक पृथक विधिक इकाई के रूप में पंजीकृत किया गया है। देखो, इस बार प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बीपीपीआई महत्वपूर्ण रहेगा। मैं आपको अभी बता देता हूँ, चाहे इस पर आप लिख लेना। उम्मीद कर रहा हूँ कि इससे आसपास कोई जुड़ा हुआ क्वेश्चन जरूर आएगा इस बार। अब आप बताइए कि बीपीपीआई के बारे में इन दोनों कथनों में से कौन सा कथन सही है और ऑप्शन ए, बी, सी या डी में से सही उत्तर क्या होगा। और इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी का मतलब सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट हुआ, फर्स्ट रॉन्ग हुआ। तो पहला रॉन्ग क्यों हुआ, क्योंकि ब्यूरो ऑफ फार्मा पीएसयू ऑफ इंडिया स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन काम नहीं करता। ये काम कौन से मंत्रालय के अधीन करता है, ये केमिकल एंड फर्टिलाइज़र, जो मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइज़र, इसके अधीन ये काम करता है। और इसके अंदर भी एक डिपार्टमेंट है, उस डिपार्टमेंट का नाम है डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल। इसके अधीन ये काम करता है कौन, बीपीपीआई। ये महत्वपूर्ण जानकारी रहेगी हमारे लिए।
सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। जो प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना है उसको जो एग्जीक्यूशन की एजेंसी है ये BPPI ही है, ये बात हमें याद रखनी है, जो कि एक सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत एक विधिक इकाई के रूप में पंजीकृत है। अब देखते हैं इस प्रश्न को क्यों बनाया गया। ये देखिए वो सेम खबर है रसायन और उर्वरक मंत्रालय की 30 अप्रैल की, यहाँ पे BPPI की बात की गई है। और एक्चुअल में कई बार ऐसा होता है, अगर आप यूपीएससी के पिछले 4-5 सालों के क्वेश्चन देखो, कोई भी अगर स्कीम आती है, कोई भी परियोजना आती है, उसका एग्जीक्यूशन बॉडी कौन सी है, जो उसकी एग्जीक्यूशन की बॉडी कौन सी है वो महत्वपूर्ण रहती है प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसलिए जितनी भी स्कीम्स आ रही है मैं उनकी एग्जीक्यूशन वाली बॉडी पे क्वेश्चंस लगातार बनाता आता रहा हूँ। आप ज़रूर इन सारी बॉडीज़ को ध्यान रखना, बॉडी पे यूपीएससी का स्पेशल फोकस रहता है। आपको अगर जो बच्चे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देख रहे हो तो वो लगातार पेपर देखे, आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरह से यूपीएससी हर साल एक से दो क्वेश्चन बॉडीज़ पे ही पूछता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब ये देखिए अगला प्रश्न है, द ग्लोबल रिपोर्ट ऑन इंटरनल डिस्प्लेसमेंट ग्रिड 2020 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, यह रिपोर्ट हाल ही में संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद द्वारा जारी की गई। दूसरा, रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2019 में भारत में लगभग 50 करोड़ लोग विस्थापित हुए, जो विश्व में सर्वाधिक है। तीसरा, भारत में वर्धित आपदा गहनता अर्थात डिजास्टर इंटेंसिटी, उच्च जनसंख्या एवं सामाजिक आर्थिक संवेदनशीलता के कारण विस्थापन को बढ़ावा मिला है। आपको बताना है कि ग्रिड 2020 के बारे में इन तीनों कथनों में से कौन सा कथन सही है और ऑप्शन A, B, C या D में से सही उत्तर क्या होगा। क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर? और इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन C, मतलब स्टेटमेंट थर्ड करेक्ट है, फर्स्ट एंड सेकंड रॉन्ग है। अब देखते हैं पहले स्टेटमेंट को क्यों रॉन्ग है। इस पर लिखा है कि यह रिपोर्ट हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक और सामाजिक परिषद द्वारा जारी की गई। बिल्कुल नहीं, इस रिपोर्ट को जारी करता है IDMC, जो इसका फुल फॉर्म है इंटरनल डिस्प्लेसमेंट मॉनिटरिंग सेंटर है। और ये क्या है, ये जो नॉर्वेजियन जो रिफ्यूजी काउंसिल है उसकी एक बॉडी है ये IDMC, उसके द्वारा इसको जारी की जाती है। तो इसलिए पहला स्टेटमेंट रॉन्ग हुआ। सेकंड स्टेटमेंट क्यों रॉन्ग है, इस पर लिखा है भारत में लगभग 50 करोड़ लोग 2019 में विस्थापित हुए। अगर आप कॉमन सेंस भी और सिंपल सा लॉजिक लगाओगे, 50 करोड़ का मतलब 135 करोड़ भारत की आबादी है, लगभग 1/3 लोग अगर विस्थापित होंगे तो क्या आपको इस चीज़ का आइडिया नहीं लगेगा कि लोग विस्थापित हो रहे हैं। तो इसलिए सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग हुआ। और इसमें है 5 मिलियन, मैं आपको बता देता हूँ 5 मिलियन लोग विस्थापित हुए हैं, ना कि 50 करोड़, इसलिए सेकंड स्टेटमेंट गलत हुआ। थर्ड, इस रिपोर्ट में साफ साफ बोला है कि भारत में जो डिजास्टर इंटेंसिटी बढ़ी है, जो हाई पॉपुलेशन है और सोशो इकोनॉमिक जो वल्नरेबिलिटी है उसके चलते डिस्प्लेसमेंट बढ़ा है भारत में। तो इसलिए तीसरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। आइए अब देखते हैं इस प्रश्न को क्यों बनाया गया। ये देखिए ग्रिड 2020, तो ग्लोबल रिपोर्ट ऑन इंटरनल डिस्प्लेसमेंट जारी कौन करता है, नीचे लिखा है IDMC, जो नॉर्वेजियन रिफ्यूजी काउंसिल, इसका एक पार्ट है ये सेंटर। अब देखते हैं इस रिपोर्ट में क्या बोला गया। और ये देखिए समरी क्या है, न्यू डिस्प्लेसमेंट दिखाए गए हैं 2019 में, जो कितना कुल मिला के कितने लोग विस्थापित हुए, 33.4 मिलियन पीपल विस्थापित हुए, जो 2012 के बाद सबसे ज़्यादा बड़ी संख्या है। और इन जो 33.4 मिलियन लोगों में से 8.5 मिलियन लोग किस कारण विस्थापित हुए, कन्फ्लिक्ट और वायलेंस, संघर्ष और हिंसा की स्थिति के चलते हुए। और 24.9 मिलियन जो पीपल है वो किसके, आपदाओं के चलते विस्थापित हुए हैं। ये एक महत्वपूर्ण बात रहेगी। इस आंकड़े में से इतने लोग इस कारण से, मतलब कन्फ्लिक्ट और वायलेंस के कारण, और 24.9 मिलियन बाय डिजास्टर, इसके कारण विस्थापित हुए। अब ये देखिए इसमें क्या दिखाया गया कि कन्फ्लिक्ट, वायलेंस एंड डिजास्टर वर्ल्ड वाइड दिखाया गया है। 2009 से 19 के बीच में किस तरह से कन्फ्लिक्ट और डिजास्टर्स बढ़े हैं। तो आप देख सकते हैं ये लगभग जो डार्क ऑरेंज कलर में है ये कन्फ्लिक्ट और वायलेंस को दिखाता है ये कॉलम, और डिजास्टर है ब्लू कलर से। तो आप देख सकते हैं लगातार अगर आप 2009 से लेके 2019 तक देखें तो जो हमारा ब्लू वाले कॉलम है ये किसको शो कर रहे हैं, डिजास्टर को। तो 2009 से लेके 2019 तक अगर लगातार बात करें कि कन्फ्लिक्ट और वायलेंस के कारण ज़्यादा विस्थापन हुआ या डिजास्टर के कारण,
तो हम साफ कह पाएंगे कि डिज़ास्टर के कारण ज़्यादा विस्थापन हुआ है। अक्सर इस टाइप के स्टेटमेंट यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछे जा सकते हैं। हमें लगेगा कि हाँ, पूरी दुनिया में हम न्यूज़पेपर में, मैगजीन में, न्यूज़ चैनल्स में कन्फ्लिक्ट, वायलेंस इन्हीं के बारे में सुनते रहते हैं, तो ज़्यादा विस्थापन किस कारण हो रहा होगा? कन्फ्लिक्ट और वायलेंस के कारण। लेकिन नहीं, अगर देखा जाए, इन आंकड़ों को देखें तो ओवरऑल बात करें तो डिज़ास्टर के कारण लोगों का ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट हुआ है, उसके बाद कन्फ्लिक्ट एंड वायलेंस की बात की गई है इसमें। आगे चलते हैं। ये देखिए, अगर बात करें कि 10 कंट्रीज़ है जहाँ पे सबसे ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट हुआ है, नए तरीके मतलब न्यू डिस्प्लेसमेंट हुआ है, किसके कारण? कन्फ्लिक्ट और वायलेंस के कारण। अगर 2019 में बात करें तो सबसे ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट देखिए कहाँ पे हुआ है, ये हुआ है सीरिया, उसके बाद डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, फिर इथोपिया, बुर्किना फासो और अफगानिस्तान टॉप 5 कंट्री है। ये हम याद रख सकते हैं, जानकारी महत्वपूर्ण रहेगी। अगर सीरिया इसमें सबसे नंबर 1 है और डेमोक्रेटिक जो रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है सेकंड नंबर पे, कम से कम एटलीस्ट इन दोनों फिगर को हम याद रखेंगे। ठीक है, देखो आगे बढ़ने से पहले स्टूडेंट्स मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि जो हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर है डॉक्टर जितेंद्र सिंह, उन्होंने ऑलरेडी अपने इंटरव्यू में बोला है कि यूपीएससी प्रीलिम्स डेफर्ड किए जाने की पूरे चांसेस है और 3 मई के बाद यूपीएससी इस पर क्या जो डिसीजन लेगी वो बता देगी। अभी तक कयास ये लगाया जा रहा है कि अगर मिनिस्टर साहब ने बोल दिया है तो डेफिनेटली प्रीलिम्स डेफर्ड होगा। इसका मतलब साफ साफ ये है कि ये एग्ज़ाम 31 मई को होने की संभावनाएं नज़र नहीं आ रही। तब ऐसे में ये नई डेट क्या होगी अभी कोई भी नहीं कह सकता। यूपीएससी शायद 3 मई के बाद कोई नोटिस निकाले जिससे हमें पता चले कि कोई नई डेट क्या होगी। तब ऐसे में करंट अफेयर हमारे लिए महत्वपूर्ण है प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अगर हम बात की जाए कि अगर 31 मई को ये एग्ज़ाम होता तो डेफिनेटली जो बच्चे 2020 का पीटी देने जा रहे हैं तो मैं उनको ये रिकमेंड करता कि आप एटलीस्ट 7 मई तक के करंट अफेयर को पढ़ो, क्योंकि यूपीएससी 20-25 दिन पुराने खूब क्वेश्चंस पूछता है और आप इस चीज़ को देखना चाहते हैं तो 2017, 2018 और 2019 के कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो एग्ज़ाम से जिसमें 20-25 दिन पुराने उसमें न्यूज़ को कवर की गई थी। अब ऐसे में अगर नई डेट 31 मई के बाद की होगी और वो डेट क्या होगी तो करंट अफेयर फिर से हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे। इसलिए सीरीज़ को लगातार देखते रहे। और साथ के साथ मैं आपको ये बात और भी बोलना चाह रहा हूँ कि जो हमारी निर्माण आईएएस की ये डेली एमसीक्यू की सीरीज़ है, ये 2020 और 2021 दोनों ईयर के लिए जो बच्चे अपने आप को टारगेट कर रहे हैं यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए, उनको टारगेट रख के हमने ये डिज़ाइन की है और ये लगातार चलती ही रहेगी। आप सब लोग लगातार इससे जुड़े, ये सीरीज़ को हम रोकेंगे नहीं। 2021 के बच्चों के लिए भी ये उतनी ही महत्वपूर्ण है जितना 20 वालों के लिए है, इसलिए आप पेशेंसफुली होकर देखते रहिए। मैं आपको लगातार बोल रहा हूँ कि आपको प्रीलिम्स में डेफिनेटली इससे बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। इसलिए आप अगर दिन के 20-25 मिनट निकाल के सीरीज़ को देख रहे हैं तो ये आपकी तैयारी है उसमें एक नए डायमेंशन को ऐड कर रही है। पेशेंसफुली देखते रहिए। आगे चलते हैं। ये देखिए, अभी तक तो हमने देखा था वायलेंस और कन्फ्लिक्ट से डिस्प्लेसमेंट देखा था। अगर बात करें टॉप 10 कंट्रीज़ की जहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हुआ है, विस्थापन किसके चलते, आपदा के चलते विस्थापन हुआ है, वहाँ आप देख सकते हैं इंडिया। देखो कितना है, 5 मिलियन पीपल जो आपदा के चलते विस्थापित हुए। उसके बाद फिलीपींस आता है और बांग्लादेश, दोनों में 4.1 मिलियन है और फिर चाइना। तो ये देख सकते हैं अगर बात आएगी वायलेंस एंड कन्फ्लिक्ट की तब वो टॉप 10 कंट्री का चार्ट मैंने पिछली स्लाइड पे दिखाया। अगर बात आएगी डिज़ास्टर की तो यहाँ पे याद रखना इंडिया इसमें नंबर 1 है और उसके बाद फिलीपींस और बांग्लादेश, इन दोनों में सेम हुआ है 4.1 मिलियन। उसके बाद आता है चाइना का स्थान जहाँ पे 4 मिलियन पीपल डिस्प्लेस्ड हुए हैं डिज़ास्टर के चलते। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा भारतीय राज्य वेतन कटौती के प्रत्यावर्तन के लिए, अर्थात एनफोर्समेंट बोलेंगे इसको, एनफोर्समेंट के लिए एक अध्यादेश अर्थात ऑर्डिनेंस लेकर आया है? ऑप्शंस है आंध्र प्रदेश, राजस्थान, केरल और महाराष्ट्र। बताइए क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर। 3-4 दिन से लगातार चर्चा में है ये न्यूज़ और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी का मतलब केरल उत्तर है इसका। देखते हैं इस प्रश्न को क्यों बनाया गया। ये देखिए, लाइव मिनट की एक खबर है, केरल गवर्नर्स साइंस न्यू ऑर्डिनेंस ऑन एम्प्लॉयज सैलरी कट। तो ये केरल की न्यूज़ है, इस बात को हम ध्यान रखेंगे। चलते अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न देखिए,
प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, रेप्लिकेशन डीएनए की जानकारी के आधार पर एमआरएनए का निर्माण करना। दूसरा, ट्रांसक्रिप्शन, ये ट्रांसक्रिप्शन है, डीएनए की प्रतिलिपि बनाना। और ट्रांसलेशन, प्रोटीन का निर्माण करना। अब आपको बताना है कि इन तीनों में से कौन सही सुमेलित है, मतलब जो टर्म दिए गए हैं रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, क्या ये सही सुमेलित है? बताइए कि उत्तर ए, बी, सी या डी में से सही उत्तर क्या होगा। आपकी बायोटेक्नोलॉजी की तैयारी यहाँ पे टेस्ट की जा रही है। बताइए क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर। और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, केवल 3 सही सुमेलित है। फर्स्ट एंड सेकंड क्या है, ये रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि बात अगर रेप्लिकेशन की जाए तो रेप्लिकेशन की अगर मैं बात करूं, रेप्लिकेशन क्या होता है? ये होता है डीएनए की प्रतिलिपि को बनाना, डीएनए प्रतिलिपि, इसको बोला जाता है रेप्लिकेशन। दूसरी बात करें ट्रांसक्रिप्शन की, तो ट्रांसक्रिप्शन क्या हो जाएगा? तो ये डीएनए की जानकारी के आधार पर बात करेंगे ट्रांसक्रिप्शन की, ये होता है डीएनए की जानकारी के आधार पर एमआरएनए के आधार पर एमआरएनए का निर्माण करना, ये बात होती है हमारी ट्रांसक्रिप्शन। तीसरा बिल्कुल सही सुमेलित है। अगर बात करेंगे ट्रांसलेशन का मतलब, तो प्रोटीन का निर्माण करना। चलते आगे, ये देखिए अगला प्रश्न क्या है। भौगोलिक संकेतक अर्थात ज्योग्राफिकल इंडिकेशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, भौगोलिक संकेतक का, यहां संकेतक है ये, का दर्जा उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग द्वारा प्रदान किया जाता है। दूसरा, हाल ही में मणिपुर के काले चावल अर्थात ब्लैक राइस, गोरखपुर के टेराकोटा और कर्नाटक के, ये कर्नाटक के है, इसका नाम है कोविलपट्टी कडलई मिताई को भौगोलिक संकेतक का दर्जा प्रदान किया गया है। अब आपको बताना है कि ज्योग्राफिकल इंडिकेशन के बारे में इन दोनों कथनों में से कौन सा कथन सही है और ए, बी, सी या डी में से सही उत्तर क्या होगा। और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। पहला स्टेटमेंट सही, सेकंड रॉन्ग। तो पहला तो सही है कि इसका जो दर्जा दिया जाता है उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग द्वारा दिया जाता है, ये जानकारी महत्वपूर्ण रहेगी हमारे लिए। सेकंड, मणिपुर के काले चावल को मिला है, बिल्कुल मिला है। गोरखपुर के टेराकोटा को मिला है, बिल्कुल मिला है। लेकिन जो लिखा है कर्नाटक के कोविलपट्टी कडलई मिताई को भौगोलिक संकेतक का दर्जा मिला, ये कर्नाटक का नहीं है, ये तमिलनाडु का है। इसलिए दूसरा स्टेटमेंट गलत हुआ, इसलिए सही उत्तर हुआ ऑप्शन ए। ठीक है, आगे चलते हैं। इस प्रश्न को क्यों बनाया गया देखते हैं। ये देखिए इस पे लिखा है GI टैग टू मणिपुर ब्लैक राइस एंड गोरखपुर टेराकोटा। तो इसी के चलते एक तीसरा मैंने स्टेटमेंट जो लिखा है कोविलपट्टी कडलई मिताई, ये मैंने एक्स्ट्रा जोड़ा है ताकि आपको थोड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट किया जा सके। ठीक है, क्योंकि एक साल के अंदर, साल 2019 के अंदर और 2020 के अंदर अभी तक जितने भी GI टैग मिले हैं, मैं आपको कहूँगा कि उसकी आप लिस्ट बना के रख लेना, वो प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहेंगे। ठीक है, कुछ दिनों पहले अभी बंगनपल्ली मैंगो की बात भी की जा रही थी, तो आप मुझे बताना कि बंगनपल्ली मैंगो जो मैंगो है वो कहाँ का है और क्यों फेमस है। अब आपको मैं यहाँ थोड़ा सा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ जो प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। अगर मैं बात करूँ कि जो GI टैग होते हैं उनको कवर किया जाता है किस रूप में, मैं आपको बता देता हूँ कि एक आपकी पेरिस कन्वेंशन है, अगर आप लोगों को याद हो पेरिस कन्वेंशन, ये पेरिस कन्वेंशन किस चीज़ के लिए है, ये आप ध्यान रखेंगे, पेरिस कन्वेंशन जिसके अंतर्गत GI टैग्स को क्या किया जाता है, कवर किया जाता है। पेरिस कन्वेंशन के अंदर कवर किया जाता है किसके रूप में, एक कंपोनेंट के रूप में, एज ए कंपोनेंट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। तो ये बात याद रखेंगे कि जो पेरिस कन्वेंशन है उसके तहत GI टैग को IPR के रूप में कवर किया जाता है। अगर आज बात करें कि इंटरनेशनल लेवल पे इन GI टैग को गवर्न, क्या ऐसे कोई प्रावधान है जहां पे इनको गवर्न किया जाता है? बिल्कुल, अगर आपको याद हो WTO का ट्रिप्स समझौता अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा इकोनॉमिक्स में, तो उस समझौते के अंदर क्या है, ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, वहाँ पे इनको GI टैग को गवर्न किया जाता है, ये बात हमें याद रखनी है। और अगर बात भारत की करें, भारत में क्या कोई कानूनी प्रावधान है
तो आपको याद होगा मैंने पहले भी एक एक्ट बताया था, उस एक्ट का नाम क्या है? ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन। पुरानी एमसीक्यू की वीडियो में मैंने बताया है, रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999। भारत में ये कानूनी प्रावधान है जीआई टैग के लिए। तो हमने पेरिस कन्वेंशन को जाना, डब्ल्यूटीओ के ट्रिप्स समझौते को जाना, और उसके साथ साथ हमने इंडिया के एक्ट को भी देखा, जीआई ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999। और कौन सा हमारा विभाग है, हमने उस विभाग की भी जानकारी ली, उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग। इतनी जानकारी अगर आपके पास है तो जीआई टैग के जो बैकग्राउंड की सारी इंफॉर्मेशन है वो कवर हो गई। 2019 में और 20 में जितने भी जीआई टैग मिले हैं वो आपको लिस्ट बनानी है। ऑलरेडी कुछ मैं आपको एमसीक्यू की सीरीज में लगातार करा चुका हूं, जैसे पलानी पंचम तीर्थम अगर आपको याद हो वो मैंने कराया था, कुछ पान के पत्ते भी मैंने आपको कराए थे। ठीक है, यहाँ पे एक होमवर्क दे सकता हूँ मैं आपको कि भारत में प्रथम जीआई टैग, फर्स्ट जीआई टैग किसको मिला था, किस उत्पाद को मिला था, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताना। अब देखिए अगला प्रश्न क्या है। हाल ही में चर्चा में रहे आयु रक्षा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, इस कार्यक्रम का जो लक्ष्य सरल एवं समय की कटौती पर, समय की कटौती नहीं है, कसौटी है, कसौटी पर प्रमाणित आयुर्वेद प्रतिरक्षण बढ़ाने के उपायों द्वारा कोरोना का मुकाबला करना है। फिर से पढ़ देता हूं। इस कार्यक्रम का लक्ष्य सरल एवं समय की कसौटी पर प्रमाणित आयुर्वेद प्रतिरक्षण बढ़ाने के उपायों के द्वारा कोरोना का मुकाबला करना है। दूसरा, कार्यक्रम का आयोजन अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान एवं दिल्ली पुलिस ने किया है। अब आपको बताना है कि आयु रक्षा के बारे में इन दोनों कथनों में से कौन सा कथन सही है और ऑप्शन ए, बी, सी या डी में से सही उत्तर क्या होगा। बताइए क्या होगा आयु रक्षा के बारे में सही उत्तर। और इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी का मतलब स्टेटमेंट 1 भी करेक्ट है और 2 भी करेक्ट है। तो याद रखेंगे आयु रक्षा क्या है, जो सिंपल और जो टाइम टेस्टिंग है आयुर्वेद के ऐसे इम्यूनिटी के प्रोडक्ट या ऐसी विधियां जिनको हमने टेस्ट किया है, किसके लिए किया जाएगा इनका इस्तेमाल, कोरोना का मुकाबला करने के लिए। और आयोजन किसने किया, अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान और दिल्ली पुलिस ने मिलकर किया। और ये अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान किसके अधीन है, मैं आपको बता देता हूँ, ये आयुष मंत्रालय के अधीन काम करता है। ये आगे चलते इस प्रश्न को क्यों बनाया गया देखते हैं। ये देखिए पीआईबी में प्रकाशित खबर है, आयुष मंत्रालय 30 अप्रैल की अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान ने आयु रक्षा, ये देखिए आयु रक्षा की बात की गई है, कोरोना से जंग दिल्ली पुलिस के संग लॉन्च किया है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब अगला प्रश्न है यश, YASH, जो हाल ही में समाचारों में चर्चा में है। पहला, इस कार्यक्रम का उद्देश्य, यश कार्यक्रम का सार्वजनिक संचार एवं पहुंच गतिविधियों के माध्यम से शिक्षा तक पहुंच को बढ़ाना है। दूसरा, कार्यक्रम की शुरुआत राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संचार परिषद द्वारा की गई है। आपको बताना है कि यश के बारे में इन दोनों कथनों में से कौन सा कथन सही है और ऑप्शन ए, बी, सी या डी में से सही उत्तर क्या होगा। क्या आपने सुना है यश के बारे में? और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, मतलब स्टेटमेंट सेकंड करेक्ट है, फर्स्ट रॉन्ग। पहला क्यों रॉन्ग है, इस कार्यक्रम का उद्देश्य सार्वजनिक संचार और पहुंच की गतिविधियों के माध्यम से शिक्षा तक पहुंच को बढ़ाना है, नहीं, इसका उद्देश्य सार्वजनिक संचार और पहुंच गतिविधियों के माध्यम से जोखिम को कम करना है। कोरोना का जो जोखिम है उसको कम करना है। और शुरुआत किसने की, जो नेशनल ये काउंसिल ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन, जिसको राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संचार परिषद के नाम से जाना जाएगा, इसने इसकी शुरुआत की। ये किसके अधीन काम करती है, DST, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अधीन काम करती है। अब ये यश है क्या, ये देख लेते हैं। देखो यश, YASH, इसकी फुल फॉर्म देखते हैं। इसका नाम है ईयर ऑफ अवेयरनेस ऑन साइंस एंड हेल्थ, ऑन साइंस एंड हेल्थ। ठीक है, ये ईयर ऑफ अवेयरनेस ऑन साइंस एंड हेल्थ, ये यश हो गया। किसकी पहल है, राष्ट्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी संचार परिषद की पहल है। काम क्या करेगा कि ये साफ सफाई, स्वच्छता, फिजिकल डिस्टेंसिंग, जो आज बात कर रहे हैं हम कोरोना के टाइम में, उनके प्रति लोगों की क्या करेगा, ये जागरूकता को बढ़ाएगा, समझ को बढ़ाने का काम है। यश पहल को याद रखेंगे हम। देखते हैं इस प्रश्न का आधार क्या है।
ये देखिए पीआईबी में प्रकाशित खबर है, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी डीएसटी लॉन्च प्रोग्राम ऑन हेल्थ रिस्क कम्युनिकेशन विद फोकस ऑन कोविड-19। देखो इसको पूरा हिंदी में मैंने आपको समझाया और आप देख सकते हैं यहाँ पे यश प्रोग्राम है, इसकी 30 अप्रैल की खबर है पीआईबी में। फुल फॉर्म देखिए, प्रोग्राम ऑन रिस्क कम्युनिकेशन, फुल फॉर्म क्या है, ईयर ऑफ अवेयरनेस ऑन साइंस एंड हेल्थ विद फोकस ऑन कोविड-19। तो मतलब कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए साफ सफाई, स्वच्छता, फिजिकल डिस्टेंसिंग, इन सब के प्रति लोगों की जागरूकता को बढ़ाना, ये काम किसका है, यश प्रोग्राम का कार्य है। शुरुआत किसने की, यश की, NCSTC, देख सकते हैं नेशनल काउंसिल फॉर साइंस टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन। आगे चलते हैं, ये देखिए आज का हमारा अभ्यास प्रश्न। अभ्यास प्रश्न है, हाल ही में किस मंत्रालय ने बैंक ऑफ स्कीम आइडिया इनोवेशन एंड रिसर्च पोर्टल की शुरुआत की है। ऑप्शंस है वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय। आप अपने जवाब को मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएंगे। कल मैंने आपसे एक प्रश्न पूछा था, 30 अप्रैल का अभ्यास प्रश्न था स्टूडेंट्स। प्रश्न क्या था, मेकोंग नदी निम्नलिखित किन देशों से होकर बहती है, और इस प्रश्न का सही उत्तर है कि ये सभी देशों से होकर बहती है। चीन से होकर बहती है, म्यांमार से होकर बहती है, लाओस से, थाईलैंड से, कंबोडिया से, वियतनाम से, इन सब से होकर ये बह रही है। और इस एमसीक्यू का आधार क्या है देखते हैं। ये देखिए कल के द हिंदू में प्रकाशित खबर थी, स्टडी ऑन चाइना डैम्स ब्रिंग्स द ब्रह्मपुत्र इनटू फोकस, मतलब चाइना डैम्स के ऊपर स्टडी की गई है जिससे ब्रह्मपुत्र के ऊपर भी फोकस बढ़ा है। ये महत्वपूर्ण, और यहीं पे आप देख सकते हैं यहाँ पे मेकोंग रिवर की बात की गई है। और मेकोंग रिवर कौन कौन से उससे होके जाती है मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे मेकोंग की बात की, म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम, चाइना से इसका ओरिजिन है। देखते हैं, यहाँ पे दिखाता हूँ नेक्स्ट इसमें मैं आपको। ये देखिए मेकोंग रिवर, जैसा कि इसमें ये ब्लू कलर में मेकोंग रिवर को दिखाया गया, देख सकते हैं चाइना से फिर म्यांमार, और देख सकते हैं लाओस के बॉर्डर से होके जा रही है ये। उसके बाद थाईलैंड से होके जाती है। उसके बाद आप देख सकते हैं ये कहाँ से, कंबोडिया से होके जाती है, और फिर ये वियतनाम में ये अपना डेल्टा बना रही है। तो कुल मिला के चीन, उसके बाद म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया और वियतनाम, इन सब देशों से होकर ये रिवर जाती है। ये याद रखेंगे हम प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। निर्माण आईएएस की डेली करंट अफेयर बेस्ड एमसीक्यू की आज की सीरीज यहीं समाप्त होती है। अगर आपको सीरीज पसंद आ रही है तो हमारे यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।